हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आपके भी YouTube चैनल पर, क्योंकि आप अब हमसे जुड़ चुके हो तो ये चैनल आपका भी हुआ है ना। देखिए, हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और ये आपकी कार्बनिक रसायन क्लास 12 का 7वां चैप्टर है, यानी 7वां चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। हमारी पिछली कक्षा में हमने IUPAC नामकरण देखे थे अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के, और वो क्लास बहुत अच्छी रही थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी वो क्लास, और IUPAC नामकरण आपके अच्छे से हो गए होंगे, जो कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे आगे आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। जब रिएक्शंस में नए नए प्रोडक्ट बनेंगे तब हम उन IUPAC नाम का और कुछ सामान्य नाम का उपयोग करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि इस क्लास में हम जो अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर में जो ग्रुप है, समूह है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और कुछ हम अल्कोहल के जो बनाने के या विरचन के जो मेथड है वो उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल समूह की संरचना। अल्कोहल समूह की संरचना में आपने देखा यहाँ पर ये मेथेनॉल की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है ये है मेथेनॉल की स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये मेथेनॉल है, ये यहाँ पर CH3 है। ये क्या है? ये यहाँ पर CH3 है, और ये ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। ये OH समूह है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर ये रहा जो आपको इजीली दिख रहा है, और एक लोन पेयर ये रहा, ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर देखो, ये जो ऑक्सीजन में जो ये बंद दिखाई दे रहा है, ये है 108 डिग्री 9 मिनट का बंद है। ये क्या है? 108 डिग्री 9 मिनट का ये बंद है, और आपको बंद लंबाई दिखाई दे रही है जो कि 142 पिकोमीटर है। कौन से बंद लंबाई ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जबकि 96 या 96 पिकोमीटर किसकी बंद लंबाई है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो ये बंध बना हुआ है, सिग्मा बंध है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध बना है वो सिग्मा बंध है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही कैसे हैं? sp3 संकरित हैं। कैसे हैं? sp3 संकरित है। कार्बन व ऑक्सीजन का संकरण कैसा है? sp3 है। ठीक है, अब देखो, जब भी sp3 संकरण होता है तो उनके लिए जो कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ जो कोण है वो 108 डिग्री 9 मिनट है, जो कि 109 से कम होता। क्या है? 109 से कम है। ये 109 डिग्री 28 मिनट किसका है? ये होता है जिनमें भी जो भी sp3 संकरण दर्शाते हैं ज़्यादातर, और खासकर चतुष्फल की संरचना बनाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं sp3 होता है, परंतु अल्कोहलों में ये जो बंध आपको दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध, कोण चतुष्फल के कोण से थोड़ा कम होता है। क्या होता है? चतुष्फल के कोण से कम होता है। तो देखो, चतुष्फल के कोण का मान कितना? 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जबकि इनके जो बंध कोण का मान है वो कितना होता है? 108 डिग्री 9 मिनट है। 108 डिग्री 9 मिनट है, जबकि चतुष्फली कोण का कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है। ठीक है, तो ये क्या है? कम है। अब इसका रीज़न क्या है? इस कोण के कम होने का रीज़न, इसका रीज़न देखिए, कारण क्या है? ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर। जैसा कि हमने अभी बात की थी, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ये पाए जा रहे हैं। ये 2 लोन पेयर क्या है? यहाँ पर रीजन है, ये दिख रहे हैं। दोनों लोन पेयर क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। एक मिनट, देखिए यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण के कारण इसका इफेक्ट इस बंध पर पड़ता है, जिसके कारण ये जो बंध है, ये बंध कोण थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रीजन क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है लोन पेयर प्रतिकर्षण, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण भी हम कह सकते हैं इसका कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा? अल्कोहल की स्ट्रक्चर के बारे में देखा। दूसरी हम बात कर सकते हैं जो कार्बन ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो ये कार्बन है, कार पर हम सामान्यतः कह सकते हैं कि
यहाँ पर आंशिक ऋणावेश होता है और इस पर आंशिक धनावेश होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। तो थोड़ी बहुत ही ध्रुवता दर्शाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है? ध्रुवता होती है। ठीक है, तो ये हमने अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसके बारे में बात की कि sp3 संकरण होता है, लेकिन चतुष्फल के कोण से थोड़ा सा कम होता है। इनका कोण 108 डिग्री 9 मिनट होता है। रीजन क्या है? ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर है और उनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण है। उसके बाद देखो हम देखते हैं फिनोल की संरचना। किसकी? फिनोल की। तो फिनोल में भी ये बेंजीन रिंग है। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। यहाँ पर ये बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये जो बंध आपको दिख रहा है कितना है? 109 डिग्री है। तो ये 109 डिग्री दिख रहा है जो कि चतुष्फल के कोण के लगभग बराबर है। यहाँ पर बंध लंबाई जो है वो 136 पिकोमीटर है। कार्बन यहाँ पर क्या है? कार्बन ही है, बेंजीन का कार्बन है। इन दोनों के मध्य जो है बंध लंबाई 136 पिकोमीटर है, जबकि हमने यहाँ पर अल्कोहल में क्या देखा था? यहाँ पर जो बंध लंबाई देखी थी कार्बन और ऑक्सीजन की, वो देखी थी 142 पिकोमीटर। तो इनके मध्य जो बंध लंबाई है वो थोड़ी कम होती है। और साथ में एक बात आपको याद होगा कि जो ये बेंजीन है इसका प्रत्येक कार्बन कैसा होता है? sp2 संकृत होता है। कैसा होता है? फिनोल का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है। देखिए मेथेनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई वो कितनी होती है? 142 पिकोमीटर। जैसा कि हमने अभी बताया कि यहाँ पर क्या है, ये 142 पिकोमीटर है कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई। जबकि देखिए फिनोल में कितनी है? फिनोल में जो कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई कितनी है? 136 पिकोमीटर है। इसमें फिनोल में तो 136 मतलब लगभग 6 पिकोमीटर का डिफरेंस आ गया है, कमी आ गई है ना। अब इस कमी का कारण क्या है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर का बेंजीन वाले के साथ संयुग्मित होना, जिसके कारण है ना, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण बेंजीन के कार्बन ऑक्सीजन बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। किसके कारण आ जाता है? कि जो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर हैं वो बेंजीन की वलय के साथ संयुग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? कार्बन ऑक्सीजन बंध में आंशिक रूप से द्विबंध का गुण आ जाता है। अब द्विबंध के गुण आने से क्या होता है कि जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है। किस तरह से? देखो ये लोन पेयर थे, ये यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ से बेंजीन, ये कार्बन और इसमें ये बेंजीन वाले में चले गए, यहाँ पर आ गए। जैसे ये अभी ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ये क्या है? द्विबंध है यहाँ पर। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या आ जाता है? आंशिक द्विबंध आ जाता है। और इस आंशिक द्विबंध के कारण क्या होता है? जो बंध लंबाई है वो कम हो जाती है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो बेंजीन है उसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है। ठीक है, ये एक रीजन हो जाता है। उसके बाद बात करें ईथर की संरचना। ईथर की संरचना देखिए, ईथर की संरचना कैसी होती है? ईथर में हम सामान्यतः हमने यहाँ पर दो ये मैथिल ग्रुप ले लिया, ये भी मैथिल ग्रुप लिया है हमने। ठीक है, तो दोनों मैथिल ग्रुप हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर वही दोनों के दोनों लोन पेयर है। एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। यहाँ पर आप देखोगे कि इस कार्बन का संकरण भी कैसा है? sp3 है। इस कार्बन का संकरण भी sp3 होता है यहाँ पर। और ये ऑक्सीजन जो है इसका संकरण भी कैसा होता है? sp3 होता है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बंध लंबाई है वो 141 पिकोमीटर है, जो लगभग हमने देखा था कार्बन ऑक्सीजन जो अल्कोहल में उसके 142 पिकोमीटर के लगभग समान ही है ना, समान ही मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये कोण दिख रहा होगा, देखो ये जो कोण है ये 111 डिग्री 7 मिनट है। मतलब ये जो 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा है, जो क्या होता है? चतुष्फल के कोण से ज़्यादा है। अब इसका रीजन देखते हैं। देखिए आकृति लगभग कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? लगभग चतुष्फल की। इस तरह से हमको देखने को मिलेगी इसकी आकृति। ये लोन पेयर हमको दिखने को मिल रहा है। इस तरह की यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है और साथ में इस तरह से भी यहाँ बंध देखने को मिलता है। ये चतुष्फल की संरचना है किसकी? ईथर की। ठीक है,
तो यहाँ पर ईथर की चतुष्फलकीय संरचना है, लेकिन लगभग समान है, पूरी तरह नहीं है। पूरी तरह कब होगी, तब इसमें जो कोण है वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट अगर कोण होगा तभी इसकी कंप्लीटली चतुष्फलकीय संरचना होगी, वरना नहीं रहेगी। ठीक है, अब ये जो कोण है ये कितना है, 111 डिग्री 7 मिनट। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है दो एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण। मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक CH3 समूह रहा, ये एक CH3, इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने से एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिस कारण इनके मध्य का जो कोण है वो बढ़ जाता है। तो ये सभी हमने बात की अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो समूह है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हमारी स्ट्रक्चर की बातें होती है ख़त्म। जो भी बातें थी हमने उन सब के बारे में अच्छे से बात की है, रीजन्स, हर स्ट्रक्चर के बात की हमने। और हमको यहाँ पर सभी में हमने देखा कि हमको जो बंद कोण है कार्बन ऑक्सीजन का, जो बंद कोण में, वो सभी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें अल्कोहल में, सिंपल सा ए से ही दर्शा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और तरह से दर्शा, चलो R ले लेते हैं, ROH। ठीक है, इसमें कैसा था, 108 डिग्री, कितना था, 108 डिग्री और कुछ था, कितना था अभी देख लेते हैं ना, कहाँ गया, 108 डिग्री 9 मिनट, सॉरी, है ना, कहाँ गया, ये रहा, 108 डिग्री 9 मिनट। फिनॉल की बात करें, AROH से दर्शा सकते हैं इसको। इसमें कितना होता है, इसमें लगभग 109 डिग्री होता है। और अभी जो हमने ईथर में देखा ये कितना होता है, ये होता है 111 डिग्री 7 मिनट, 111 डिग्री 7 मिनट होता है ना, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बंद कोण में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखा है तीनों में ही। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है ख़त्म। अब है हमारे अल्कोहलों के विरचन की अभिक्रियाएं। तो तैयार हो जाइए अपना फोकस रखने के लिए, क्योंकि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है अब। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, हम अल्कोहलों का निर्माण करने वाले। विरचन का मतलब होता है निर्माण, क्या होता है, निर्माण। अब कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग करते हुए हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है जिसका उपयोग करके हम अल्कोहल बनाते हैं वो है एल्कीन। क्या है, एल्कीन। देखिए, एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का आना, द्विबंध का आना, है ना। अब इससे किस तरह से हम अल्कोहल बनाते हैं एल्कीन से, वो देखें। इसमें भी दो तरह से बनाने वाले हैं। इसमें हमारा पहला मेथड है वो है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। क्या है, अम्ल उत्प्रेरित, मतलब कोई भी अम्ल लेंगे उससे क्या होगा, उत्प्रेरण होगा और जलयोजन होगा, मतलब जल का योग होने वाला है, H2O का योग होगा, किसमें, एल्कीन में, है ना। देखो, एल्कीन तनु अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाती है। कितनी सिंपल रिएक्शन है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, ये क्या है, ये एल्कीन है, ये क्या है, यहाँ पर एल्कीन है ना। और ये हो गया हमारा जल, पानी, है ना, ये पानी आ गया। और जैसे ही यहाँ पर अब पानी में हम जानते हैं एक H+ होता है, एक OH- होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन पर जाएगा हाइड्रोजन, एक जैसे मान लो हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ दौड़ कर आएगा H+, तो इस पर आएगा दौड़कर OH-। जैसे ये दोनों आए, इनके बीच का जो डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पर हमने देखा कि ये बन चुका है एक अल्कोहल। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखा। देखो, ये है प्रोपीन। क्या है, ये है प्रोपीन। इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन पर हमने क्या कराया है, जल का योग कराया है। और देखो यहाँ पर जो H+ का मतलब क्या होता है, H+ का मतलब होता है अम्ल। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं, जैसे मान लो हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 से यहाँ पर H+ साथ में HSO4- बनता है। तो
अम्ल का यहाँ पर रखने का मुख्य मकसद क्या होता है, ताकि अम्ल से हमें H+ मिल सके। इसलिए हम रिएक्शंस में शॉर्ट में क्या करते हैं, अम्ल के स्थान पर H+ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर H+ लिख रहा है इसका मतलब आपको समझना है कि वहाँ कोई ना कोई अम्ल है। तो समझ में आया ना बच्चों। चलो तो अब देखो इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे, आखिर ये जल जुड़ा तो जुड़ा कैसे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ये प्रोपीन से बना है प्रोपेनॉल। अब और यहाँ पर देखो पहले कार्बन पर ना जुड़कर OH जुड़ा है दूसरे कार्बन। ऐसा क्यों हुआ, पहले कार्बन पर OH क्यों नहीं जुड़ा? तो चलो इसको समझते हैं इसकी मैकेनिज्म से। इसकी जो मैकेनिज्म है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, यहाँ पर इसको ख़त्म होने में 3 चरण लगते हैं। सबसे पहला चरण देखो, पहले चरण में क्या होता है, जो अम्ल है उससे H+ मिलता है और सबसे ये बन जाता है प्रोटोनिक जल। इसको कहते हैं प्रोटोनीकृत जल। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोनीकृत जल में जल ने प्रोटॉन ले लिया। अब ये जो जल है जिसने प्रोटॉन लिया, इससे ये प्रोटॉन यहाँ से दौड़ कर जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास जाएगा। और इससे जैसे ही ये H+ जुड़ेगा तो ये तो इससे जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन जाता है तो जो H+ होता है, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ये बंध बना है, इस बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड था, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ से ले लेता है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्बन पर कैसा आवेश आता है, माइनस आवेश आ जाता है, जिसके कारण अभी माइनस आवेश भी इसीलिए हुआ क्योंकि माध्यम में H+ बहुत सारे घूम रहे थे, है ना। तो यहाँ से H+ आया और जैसे ही H+ आकर जुड़ गया तो यहाँ पर कार्बन के दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भाग लिए थे। अब जो ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का था, किसका था, इस कार्बन का था ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कार्बन है ये नाराज हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, इसीलिए इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। तो पहला जो स्टेप है उसमें क्या होता है, एल्कीन पर प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का जुड़ना होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का। तो यहाँ जो ये स्ट्रक्चर बनी इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोकेटायन। क्या नाम है इसका, कार्बोकेटायन। तो पहले चरण में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और होता है कैसे, एल्कीन पर प्रोटॉन के जुड़ने से। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि अब यहाँ पर बन गया कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पर जो ये जल है, क्या है, ये जल है, ये क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। जिस पर भी प्लस होता है उसको हम नाभिकी कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो गया, और जो भी प्लस की ओर भागता है उसे हम कहते हैं नाभिक रागी। क्या कहते हैं, नाभिक रागी। जिसको भी पॉजिटिव या धनात्मक आवेश पसंद होता है उसे हम क्या कह देते हैं, नाभिक रागी कह देते हैं। तो अब जल क्या करेगा, इस पर नाभिक रागी के रूप में अटैक करता है। किसके द्वारा करता है, इस पर जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, उसके द्वारा। जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर के द्वारा जुड़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और अब पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है किस पर, ऑक्सीजन पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन तो पहले ही दूसरे कार्बन ने हाइड्रोजन को दे दिए। तो अब ये जो बंध बना है, इस बंध को बनाने में किसके इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने। कौन कौन से, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भाग लिया, जिसके कारण अब क्या हो गया, ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ जाता है। तो इस स्टेप में होता क्या है, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिक रागी के रूप में आक्रमण होता है। तीसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है ये ऑक्सीजन से बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रकृति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, जबकि इसने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दिया है।
तो ये इसके कैरेक्टर से विपरीत काम हो रहा है, जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसने क्या किया कि ये जो इसके पास में हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन से कहा कि तेरे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। क्या किया, इससे हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए और इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दिया, किसके रूप में, H+ के रूप में। और जैसे ये भागा तो इस ऑक्सीजन पर पुनः 2 लोन पेयर आ गए और अब एक खुश है, अभी से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ये बना तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, रेडी हो गया एल्कोहल। अब ये अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि इस H+ का क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि हमने जो H+H H2SO4 से लिया था उसको वापस लौटाना है। ये H+ इसके पास चला जाता है और यहाँ से वापस से बना लेता है H2SO4, क्योंकि अम्ल यहाँ उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक सिर्फ उत्प्रेरण का काम करते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होती है ना। तो जो लास्ट का हमारा स्टेप उसमें क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है। अब इस मैकेनिज्म से हमको पता चला कि इस मैकेनिज्म में जो ये पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा वो जल्दी बनेगा, और कार्बोकैटायन का जो ये स्थायित्व है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हम पहले ही जानते हैं। तो 3 डिग्री जो कार्बन है उस पर OH ग्रुप जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन पर ही तो अटैक करता है जल, है ना। तो उस पर OH जल्दी जुड़ेगा, फिर सेकेंडरी कार्बन पर और फिर प्राइमरी कार्बन। तो इस प्रोसेस से हमको जो सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, है ना, अधिक मात्रा में। कौन से, ये अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इससे ना के बराबर बनने वाले हैं, बहुत कम चांसेस। तो ये हमारा पहला मेथड हुआ एल्कीन पर किसके जुड़ने से, जल के जुड़ने से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो या आ गया हो तो भी बहुत अच्छा है, फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हमारी जिद है। देखते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं हम, ये CH3 मान लो, यहाँ हमने CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH ले लिया है, ठीक है, और यहाँ हमने लिया है CH2। तो इस रिएक्शन में दोनों के दोनों चांसेस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, देखो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर कोई तनु अम्ल लेना पड़ेगा। H2SO4 हमने ये तनु अम्ल ले लिया है, साथ में प्लस में ले लिया है अब जल लेने पर इस रिएक्शन में हमको दोनों चांसेस हैं कि यहाँ पर भी, इस कार्बन पर भी, इस कार्बन पर भी और इस कार्बन, दोनों पर कौन जोड़ सकता है, OH। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, इन दोनों पर ही कौन जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है। तो इससे हमको इस तरह का कंपाउंड मिल सकता है, किस तरह का, यहाँ CH3, CH, यहाँ OH, CH2, CH3, या फिर ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसको नाम देकर देख लो, आपको यहाँ पर कोई भी इस प्रोडक्ट में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसको अगर हम नाम देंगे तो 1 2 3 4, क्या नाम देंगे इसको, ब्यूटेन 2-ऑल। क्या नाम देंगे, ब्यूटेन 2-ऑल, ये इसको हम नाम दे देंगे। ऐसे अगर हम इसको नाम देना चाहेंगे तो 1 2 3 एंड 4, इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे ब्यूटेन 2-ऑल। इस तरह से दोनों को ही नाम सेम हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए जिससे
थोड़ा सा डिफरेंस बनाते हैं, कोई नया कंपाउंड लेते हैं। जैसे अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि CH3 यहाँ पर CH डबल बॉन्ड आ जाए और ये आ जाए, इधर एक CH3 जुड़ जाए और मान लो यहाँ आ जाए कौन, एक CH3, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से हो जाएगी। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, प्लस में H2O और साथ में तनु अम्ल यानी H2SO4, यहाँ ये ले लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो अब OH समूह यहाँ जुड़ेगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। CH3, यहाँ CH3 और यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो इसका अब नामकरण कर दें। इसका नामकरण क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 2 पर मैथिल है, 2 मैथिल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और दूसरे कार्बन पर जुड़ा है ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर एक क्यों जुड़ा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इस तरह से हम काफ़ी सारे रिएक्शंस कर सकते हैं। एल्कीन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जल का योजन हो रहा है। तो यहाँ इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं। एल्कीन पर ही क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी, एल्कीन से अल्कोहल बनने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है, देखो सेकेंड रिएक्शन क्या है। सेकेंड है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा। हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनाना है हमको, अल्कोहल बनाना। देखिए यहाँ पर अब बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो डाइबोरेन है ना, डाइबोरेन लिख देते हैं इस बात को, डाइबोरेन। देखो डाइबोरेन क्या है, डाइबोरेन है BH3 का होल ट्वाइज, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं B2H6। ठीक है, तो डाइबोरेन जो है, डाइबोरेन एल्कीनों से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, एक योगज उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, एक योगज उत्पाद बनाता है। अब वो उत्पाद क्या है, कौन सा योगज उत्पाद है, योगज का मतलब है कि इसके साथ जुड़ जाता है। उस उत्पाद का नाम है ट्राई एल्किल बोरोन। ट्राई एल्किल बोरोन, ट्राई एल्किल बोरोन बनाता है। ठीक है, इसका नाम, इसकी देखिए स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। ये बोरोन है और इससे 3 एल्किल ग्रुप, 1 2 और ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ट्राई एल्किल बोरोन कहा गया है। ठीक है, ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरोन है। उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट बना कब, जब डाइबोरेन की अभिक्रिया हुई एल्कीन के साथ। उसके बाद देखो क्या होता है, अब क्या होता है, ट्राई एल्किल बोरोन, ट्राई एल्किल बोरोन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, का ऑक्सीकरण होता है, का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 के द्वारा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है। किस में होता है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है।
होता है। तो देखिए अब रिएक्शन होती कैसे, ये तो बात हुई, ये तो हमने डेफिनेशन लिख ली, जो रिएक्शन में बातें हैं वो वाली बात है। अब है कि रिएक्शन होती कैसे है, मेन चीज़ ये है। तो ये जैसे हमने ले लिया है एक प्रोपीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं BH3 का होल ट्वाइस से करा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बोरोन है और ये BH3 के रूप में पाया जाता है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बस हो कुछ नहीं रहा है, इससे 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं और ये 3 हाइड्रोजन जाकर जुड़ रहे हैं इस प्रोपीन से। ये क्या है, प्रोपीन है। तो देखो होता क्या है, ये है प्रोपीन। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इसका एक हाइड्रोजन हटता है और वो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और जैसे ही आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, है ना। इसको इस तरह से बना देते हैं, देखो, ताकि क्लियरली समझो। ये बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो H+ जाएगा, H+ जाएगा तो ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा इस कार्बन पर। तो ये क्या होता है यहाँ पर CH3CH2 और यहाँ पर एक और CH2, यहाँ पर क्या बनता है, ये एक और CH2 बन जाता है, ये यहाँ पर CH2 है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा होता है BH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन जाने से अब क्या बच जाता है, ये BH2 बन जाता है। उसके बाद देखो फिर दोबारा क्या होता है, एक और हम प्रोपीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक और प्रोपीन लेते हैं, एक और प्रोपीन आ गई। फिर एक और प्रोपीन एक और हाइड्रोजन को हटाती है, जिससे क्या बनता है, यहाँ पर ये बोरोन के पास केवल एक हाइड्रोजन बच जाता है, तो एक और इसके साथ क्या जुड़ जाती है, प्रोपीन जुड़ जाती है और ये बना लेती है यहाँ CH3 और इसके साथ एक और जुड़ जाती है यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ठीक है। इसको हम इस तरह से दर्शा देते हैं। अभी भी इसके पास एक और हाइड्रोजन है, तो क्यों ना इससे एक और हाइड्रोजन को हम छीन लेते हैं। और ये कैसे छीनेंगे इसको हम, इसको देखो इस तरह से छीनेंगे। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट अपनाने वाला हूँ। कैसे शॉर्ट अपनाने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। ये बोरोन ले लिया मैंने और इस बोरोन से मैं सीधा सीधा जोड़ दूंगा CH2 एंड CH3 और क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर कि ये इसके 3 अणु हैं, किसके, यहाँ पर 3 अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं बोरोन के साथ। तो एक तो ये रहा, है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये आ गया, तीनों जुड़ गए, इसलिए 3 मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं ट्राई एल्किल बोरोन कहते हैं। अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोपिल है तो हम इसको नाम देंगे ट्राई एल्किल, सॉरी एल्किल नहीं लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। अब एल्किल नहीं है, क्या है ये, प्रोपिल है। ट्राइप्रोपिल बोरोन, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमने लास्ट में लिखा था कि इसका होगा ऑक्सीकरण, क्या होगा, इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर H2O2 के द्वारा होगा। और हमको क्या लेना पड़ेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, साथ में जल लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमको मिलने वाला है CH3 CH2OH और इसके 3 अणु क्या मिलेंगे, यहाँ पर जो ये तीनों के तीनों जो प्रोपिल हैं ये बना लेंगे अल्कोहल, क्या बना लेंगे, अल्कोहल। और साथ में यहाँ पर निकल जाएगा कौन निकल जाएगा, H3BO3, सॉरी यहाँ बिल्कुल H3BO3 बोरिक एसिड यहाँ पर निकल जाएगा।
या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइज, ठीक है। ये भी इसका स्लैश लगा देते हैं या इनमें से कोई भी, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास जो कंपाउंड बना है, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं प्रोपेनॉल। अब एक चीज़ नोटिस करें, क्या नोटिस करें कि यहाँ पर जो OH जुड़ा है वो पहले कार्बन पर जुड़ा है। इससे पहले वाले जब हमने एल्कीन पर जोलियोजन कराया था तो वहाँ पर जो OH जुड़ा था वो दूसरे कार्बन पर जुड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बिल्कुल हमारी जो पिछले चैप्टर में अभिक्रिया थी मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का नियम जब लागू हुआ था, हमने याद करो एक ज़माने पहले हमने पढ़ा था कि जो एल्कीन है उस पर हम क्या कराते हैं, HBr को जोड़ते हैं या फिर HCl को जोड़ते हैं। तो अगर हम HBr को जोड़ते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में तो नियम जो लागू होता है वो एंटी मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ प्रतीत हो रहा है कि जो एल्किल जो बोरोन है, हाइड्रोजन बोरोन है, वो इसके अनुसार जुड़ता है जैसे एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण से बनने वाली अल्कोहल मार्कोनिकोव नियम के विपरीत बनती है। कैसे बनती है? इनके विपरीत बनती है। तो देखो पिछली जो अभिक्रिया थी उससे हमने जो सेकेंडरी है और जो टर्सरी है यानी तृतीयक अल्कोहल है वो प्राप्त किए थे और इससे हमने प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त कर लिए। तो सेकेंडरी टर्सरी यानी कि प्राथमिक हमको मिल गए इस अभिक्रिया से और द्वितीयक और तृतीयक उस अभिक्रिया से मिल गए। तो इस तरह से हमने एल्कीन से तो अल्कोहल बनाना आज सीख लिया। तो अलग अलग से हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। तो आज इसी क्रिया के साथ, इसी अभिक्रिया के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट बहुत सारी रिएक्शंस हमारा वेट कर रही हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।